हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। आज कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको डिस्प्ले में दिख गया होगा हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू पेपर। और आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में ऐसे क्या करूँ कि तुक्का कैसे लगाऊँ। इसके बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपके सामने आए हुए हैं, और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये नाम अगर आप बोलेंगे कि सर आप लास्ट 5 ईयर्स का आपने लास्ट 5 ईयर्स से कितना टीचिंग में क्या एक्सपीरियंस आपने लाया, तो हम ऑनेस्टली लास्ट 5 ईयर्स में कितने बैचेस कराया और कितना मॉक टेस्ट हमने लिया है, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, शायद हमें बोलना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो हम एक टीचर है, हमें लास्ट 5 ईयर्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारा मॉक टेस्ट ले रखा है। तो हमें पता है कि एमसीक्यू पेपर कैसे बनाता है। तो एमसीक्यू पेपर बनाने का पीछे माइंडसेट हमारा क्या होता है, वह हम पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने कॉपी किया है आपका रोमान साइनी सर। आप लोग नाम जानते होंगे, रोमान साइनी नाम है। ये आपका अन अकादमी का फाउंडर है, और ये आपका इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है, यंगेस्ट यूपीएससी टॉपर है, यंगेस्ट एम्स टॉपर भी है। उन्होंने एम्स किया, फिर एम्स भी छोड़ दिया, फिर उन्होंने यूपीएससी भी किया, फिर यूपीएससी भी ज्वाइन नहीं किया, फिर उन्होंने उसके बाद अन अकादमी किया, आप जानते होंगे। और मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू चीट कोड। आप ज़रूर देखना उनका वीडियो, ये हाउ टू चीट कोड। इनको कॉपी करते हुए और मैं अपना एक्सपीरियंस इनका कुछ कंटेंट कॉपी करके और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करके मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको एमसीक्यू सिलेक्ट कैसे करना है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो लास्ट तक आप 8 से 10 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे, इस बात का गारंटी है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8-10 क्वेश्चन में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका 100% यही स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करके पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ये आपका दैट इज़ नॉट योर ब्रेड, दैट इज़ ए बटर ऑन ब्रेड, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस, अगला 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी लगेगा वो हम आपको पूरा इसमें डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका सुनना ही है, यहाँ पे कुछ आपका समझने लायक कुछ है ही नहीं। तो सर हम आ रहे आपका ग्रेड 4 के लिए कल जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रेड 3 वालों के लिए हम अलग से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ग्रेड 4 के लिए अगर हम बात करेंगे आपका ग्रेड 4 के लिए, तो ग्रेड 4 में हमारा 135 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे सर। हमारा ग्रेड 4 में जो होगा वहाँ पे आपका 135 क्वेश्चंस होगा। ये जो 135 क्वेश्चन जो होगा, ये 135 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज आपका 5 लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, लैंग्वेज 4 और लैंग्वेज 5, 5 लैंग्वेज में आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर 135 क्वेश्चन है तो 135 क्वेश्चन आपका, अगर मैं बोलूँगा 135 क्वेश्चन अगर 5 लैंग्वेज में अगर आपको दे रखा है तो बहुत बड़ा एक बुकलेट आपको मिलेगा। मतलब एक 60-70 पेजेस का एक बुकलेट मिलेगा। आपको देख के ही आप डर जाएंगे कि इतना बड़ा बुकलेट है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन इतना बड़ा बुकलेट देख के आप डरना मत। क्वेश्चंस आपका 135 क्वेश्चन हमारा 2 घंटे के लिए है, और आपको जो पेपर मिल रहा है बाकी सबको भी वही पेपर मिलने वाला है। तो आपको इसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। तो अभी सबसे पहले मैं अगर कोई डिस्कस करूँगा तो वो मैं सबसे पहले आपका डिस्कस करूँगा लैंग्वेज को लेके, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम देंगे लैंग्वेज को पढ़ के। एक क्वेश्चन जब आपका 5 लैंग्वेज में होगा ना, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि अगर आप इंग्लिश में जा रहे हो ना तो गो विथ इंग्लिश ओनली। अगर आप पहला इंग्लिश होगा, फिर उसके बाद आसामीज होगा, फिर उसके बाद आपका बंगाली होगा, फिर उसके बाद आपका बोडो होगा, फिर उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज होगा। और अब मैं आपको जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना है, तो अगर आप इंग्लिश के साथ जा रहे हो तो इंग्लिश क्वेश्चन ही पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आप बंगाली पढ़ के कर लेंगे, नहीं होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब ये जो 135 क्वेश्चन है ना, ये 135 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जाना कैसे है वो पूरा स्ट्रेटेजी हम जीरो से, पूरा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आप पूरा देख के जाइए, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको OMR शीट जो होगा आपको 9:30 में आपका रिपोर्टिंग 9:30 AM है हमारा रिपोर्टिंग टाइम, और 9:45 को हम आपका OMR शीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, OMR शीट मिल जाएगा और 10 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा आपको OMR शीट फिलअप करने के लिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि OMR शीट जब आप फिलअप करेंगे तो OMR शीट फिलअप करते टाइम आप बहुत ध्यान से OMR शीट फिलअप करना, क्योंकि OMR शीट में अगर कहीं पे अगर आप गलत हो जाएगा आपका तो पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा प्रिपरेशन के साथ अगर आप जा रहे हो उसमें कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा प्रिपरेशन पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। तो बाकी आप आगे इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे शायद। तो पेपर तो वैसे ही रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन वो आपका क्या इरेजर वगैरह मतलब ब्लेड वगैरह लेके आएंगे और फिर वो आपको इरेज करके देंगे ये वो, लेकिन आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। OMR शीट तो सबसे पहले कि आपको OMR शीट कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं 2 मिनट टाइम लूँगा आपका। OMR शीट फिलअप करने के लिए आप एक काम कीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा नाम है JAHIRUL, ये जहीरुल मैंने लिखा। तो जे जो कैपिटल होगा ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, फिर वहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, डी, ऐसे करते करते जे तक होता है। ठीक है, मतलब ए अगर पहला लाइन पे अगर हमारा ए है तो पूरा लाइन हमारा ए चलेगा, जैसे ए ऐसा पूरा लाइन चलेगा। बी चलेगा तो पूरा बी चलेगा, सी चलेगा तो पूरा सी चलेगा, ऐसे करते करते आपको जे तक आएगा। तो अगर आपको जे सिलेक्ट करना है तो ऊपर से लेकर आप मतलब ये मैं आपको यहाँ पे मतलब टैब में आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ना 4 फिंगर यूज़ कीजिए और 4 फिंगर आप यूज़ करके आप जे तक लेके आइए, और जे को आप पेंसिल से आप पहला OMR शीट आप पेंसिल से फिलअप कीजिए। तो इसको पेंसिल से आपने हल्का फुल्का आपको उसको पूरा डार्क कर दिया। तो पेंसिल से अगर आप करेंगे ना तो आपका गलती होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो पहले आप पेंसिल से फिलअप कीजिए पूरा डिटेल्स, और उसके बाद फिर पेंसिल से पूरा फॉर्म बनने के बाद आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, और क्रॉस चेक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फिर वो पेन लेके फिर पूरा OMR शीट आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये हो गया आपका OMR शीट हमने फिलअप किया। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक चीज़ हमारे गवर्नमेंट ने, ये चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत एक रिवोल्यूशन लेके आए हैं। उन्होंने बोला कि कम से कम आपको 1 घंटे में आपका पेपर मतलब OMR शीट कोई ब्लैंक नहीं रख सकता है। तो मैं उससे पहले स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता था कि OMR शीट लास्ट में फिलअप कीजिए, लेकिन अब 1 घंटे से ज़्यादा आप OMR शीट आप ब्लैंक नहीं रख सकते, आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो पहला 10 मिनट टाइम लीजिए। 10 मिनट में आपको 15-20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं GS वगैरह के लिए, तो 15-20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए और OMR शीट को पहले फिलअप कीजिए। OMR शीट 10-15 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद आप OMR शीट को फिलअप करके OMR शीट को बगल में रख दीजिए, ताकि मतलब इन्विजिलेटर को ये ना लगे कि आप ब्लैंक छोड़ दियो। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपने OMR शीट फिलअप कर लिया। आपको ठीक 10 बजे आपको मतलब वो सील खोलने के लिए, क्वेश्चन पेपर का सील खोलने के लिए देंगे। पहली बात, आपको क्वेश्चन पेपर देख के आपको डरना नहीं है। आपको एक बहुत मोटा एक क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, उसको मत लेके मत डरिए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश 5 लैंग्वेज दिया रहेगा, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो जाएगा। 135 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 लैंग्वेज का होगा, तो सोच लीजिए बहुत 500 अराउंड क्वेश्चन आने वाला है आपका। ठीक है, मतलब 500 क्वेश्चन मतलब नाम अगर लैंग्वेज अगर काउंट करके देखा तो अगर ये 135 क्वेश्चन अगर 2 घंटे में करूँगा ना, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 70 से लेकर 75 क्वेश्चन आपका GS सेक्शन से रहेगा, और इसका मतलब 20-25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा, और बाकी क्वेश्चन आपका अराउंड 30-35 क्वेश्चन आपका रहेगा आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला के। दैट विल बी द स्ट्रेटेजी। अब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ कि 135 क्वेश्चन जो होगा ना, आप यहाँ पे 135 क्वेश्चन को अगर आप सीरियसली करने लगेंगे ना, तो लास्ट तक आपको पेपर आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आपका टाइम आउट हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 3 अटैम्प्ट लेंगे, अटैम्प्ट 1, अटैम्प्ट 2, अटैम्प्ट 3, 3 अटैम्प्ट लीजिए। अटैम्प्ट 1 में क्या होता है ना, आप बहुत एक स्ट्रेस में होते हो, तो जो चीज़ आपने पढ़ रखा है वहाँ पे स्ट्रेस में आप भूल जाते हो। इससे पहले सबसे पहले अटैम्प्ट 1 लीजिए। अटैम्प्ट 1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 135 तक आपको एक लंबा दौड़ लेना है। हम जब SSC किए थे तो वहाँ पे एक चीज़ बोलते थे कि SSC में एक बहुत एक फेमस कहावत होता है दिल्ली में, हमारे वहाँ पे बोलते थे, जिसको रिजेक्शन करना आ गया उसका सिलेक्शन हो गया।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेपर रिजेक्ट करके आ जाए और आप बोलेंगे सर हमने तो टॉप कर लिया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सर आपको क्या रिजेक्ट करना है और क्या सिलेक्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अटेम्प्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 135 तक आप पहुँचिए और जितना फास्ट भाग सकते इतना फास्ट भागिए। नहीं आ रहा छोड़िए, नहीं आ रहा छोड़िए, नहीं आ रहा छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन अटेम्प्ट 1 में वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है जो आप श्योर शॉट हो। आप इसमें जीएस लेंगे, आप इसमें सोशल स्टडी लेंगे, आप इसमें इंग्लिश लेंगे, आप इसमें रीजनिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप अटेम्प्ट 1 में मैथ्स बिल्कुल मत लीजिए, मोड़ के भी मत देखिए इंग्लिश को, मतलब सॉरी मैथ्स को, ठीक है। तो अटेम्प्ट 1 में आपको फास्ट भागना है, नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो साइड में पैरेलली ओएमआर शीट फिलअप करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर पैरेलली ओएमआर शीट अगर आप फिलअप करने लगेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा जाएगा। तो पहले 5-10 क्वेश्चन ओएमआर शीट फिलअप करके आप ओएमआर शीट बगल में रख दीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर लेके फिर उसको क्वेश्चन पेपर को आप भागिए, जितना फास्ट भाग सकते हैं उसको इतना फास्ट भागिए। और कम से कम आप अटेम्प्ट कीजिए कि आपको कम से कम 50 से लेकर 55 में आपको फास्ट अटेम्प्ट ख़त्म करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट 1 50 से लेकर 55 मिनट तक आपका पेपर पूरा ख़त्म होना चाहिए। जितना आ रहा है, जितना नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, हम अटेम्प्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, अगर आपको लगता है कि हम तो 3-4 क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, आपके ऊपर एक एंजाइटी आ जाएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर लगेगा आप 135 क्वेश्चन लास्ट तक आते आते 1 घंटे में आप देख लेना कि यहाँ पे 60 to 70 क्वेश्चन आप फास्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे आप। और जब आप F135 में जब 50% क्वेश्चन पेपर जब फास्ट आवर में कर लेंगे ना, तो आप में जितना प्रेशर था वो प्रेशर पूरा डाउन हो जाएगा। इसका मतलब आपके बहुत एक मोटिवेशन आ जाएगा और आप में को लगेगा कि ये एग्ज़ाम के बाद आपको जॉब इसी में आपको मिलना तय हो गया। और आप में जो वो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जब आपका एग्ज़ाम हॉल में जो बनेगा ना सर, वही प्रेशर अब पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आप एक्चुअली क्या होता है कि हम जब मोटिवेटेड होते हैं और हमें जब मतलब हमें जोश रहता है कि हमें वो एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है कि नहीं हमें आता है, तो अगर आप तुक्का मारेंगे भी तो तुक्का लग जाएगा। और अगर आपको तुक्का नहीं अगर आप कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ चीज़ अगर मारेंगे तो देखने वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि अटेम्प्ट 2 में आप लेंगे सेकंड क्वेश्चन वो सिलेक्ट करेंगे जो आपने अटेम्प्ट 1 में छोड़ रखा था। आप अटेम्प्ट 2 में जो क्वेश्चन आप छोड़ रखा है आप वो वाला अटेम्प्ट लीजिए, अटेम्प्ट 2 को वो वाला अटेम्प्ट 2 में लीजिए। और अटेम्प्ट 2 में आपको सजेस्ट करूँगा कि 35 से लेकर 45 मिनट में सेकंड अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आप डाउटफुल है, ये वाला मैंने बनाया केस नंबर 1, ये वाला मैंने बनाया केस नंबर 2 और ये वाला मैंने बनाया केस नंबर 3। अब केस नंबर 1 के लिए तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आप श्योर शॉट हो, ये आप पूरा श्योर शॉट करके आएंगे और इसको आप मोड़ के भी नहीं देखेंगे। लेकिन यूनिट ये आपका मतलब इसके लिए आप यहाँ आप वीडियो इसी के लिए आप देख रहे हो केस 2 और केस 3 कि आप हमें केस 3 और केस 2 यही हमारा डाउटफुल केस है। अब यहाँ पे ये जो केस 2 और केस 3 जो आपका बन रहा है, केस 2 के लिए मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन मतलब 50-50 पता है आप डाउटफुल हो। और ये केस नंबर 3 की आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको क्या करना है। दो ही मतलब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद हमारा 3 केस हो सकता है, इधर हमें क्वेश्चन आता है या फिर हम वो क्वेश्चन को डाउटफुल है या फिर हमें इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, तो हमने 3 केस बना लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आप श्योर हो उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर डाउटफुल है और अगर आपका कोई आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। वो हम आपको पूरा डिटेल्स बोलेंगे कैसे कैसे आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट 2 फिर अटेम्प्ट 3 पे आइए। अटेम्प्ट 3 के लिए आप 15-20 फास्ट अटेम्प्ट किया, यहाँ पे 50 मिनट टाइम लिया, फिर 5 मिनट टाइम ब्रेक लिया आपने। 5 मिनट में जो क्वेश्चन आपने किया वो क्वेश्चन को आपने ओएमआर में फिलअप किया। फिर अटेम्प्ट 2 में आपने फिर 35-40 मिनट आपने टाइम लिया, फिर उसके बाद 5 मिनट गैप लीजिए। फिर अटेम्प्ट 2 का क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट के साथ आप फिलअप कीजिए। फिर उसके बाद केस नंबर 3 में आइए, अटेम्प्ट 3 में आइए। जो चीज़ आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको तुक्का मारना है, वो केस नंबर 3 आप फिर से वो अटेम्प्ट करके पूरा फास्ट टू लास्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आपको फिर से वो ओएमआर शीट फिलअप करना है। आप बोलेंगे सर इतना टाइम है क्या सर? हाँ जी, हमें आपको करना ही पड़ेगा। ये इसको टाइम डिवीज़न कीजिए, अगर टाइम डिवीज़न के बिना ये नहीं होने वाला है तो आप ज़रूर कर लेंगे। आपको ज़्यादा से जितना ज़्यादा फास्ट भाग सकते हैं आप इतना ज़्यादा फास्ट भागेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपना इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर होगा कि आप भूल ही जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़े थे और कौन सा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया था, आप वो भूल ही जाएंगे और आपको ढूंढने में वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने ना इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया। जैसे कि मान लीजिए ये पेपर होगा आपके पास, मान लीजिए ये पेपर ऊपर मेरा ब्लैंक जगह होता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, मान लीजिए 23, 22, 23 आपके पास यहाँ पे एक पेज है, मान लीजिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। तो अगर पेज नंबर 5 में ना हर पेज में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, पेज के ऊपर में आप ऐसे 2 लाइन खींच सकते हैं, 2 लाइन। जैसे आपने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो 20 के जगह में आप अटैम्प्ट राइट कर दीजिए, 21 नहीं कर पाए ब्लैंक छोड़ दीजिए।
22 नहीं कर पाए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, 23 अटैम्प्ट किए उसको टिक कर दीजिए। तो जब आप बैक सेकंड अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, तो क्वेश्चन पेपर में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेज के ऊपर में अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे मतलब सेकंड पोजीशन आपका ब्लैंक है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन मतलब इस पेज का सेकंड क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन पेपर पूरा देखने लगेंगे ना, तो आपको टाइम वेस्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 आपने अटैम्प्ट कर दिया, तो उसको पूरा डायरेक्टली बड़ा करके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो बी ऐसे बड़ा करके आप टिक करके रख दीजिए, ताकि ओएमआर शीट फिलअप करने में आपको आसान हो। और यहाँ पे ओएमआर शीट जब आप फिलअप करेंगे, तो उस टाइम पे आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी हम ऑप्शन को पेंसिल से नहीं करेंगे, इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे पास। और यहाँ पे जब आप ओएमआर शीट फिलअप करेंगे, तो वही आप 4 फिंगर से पूरा डी तक आप लेके ये 22। और यहाँ पे ना एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे डिसएडवांटेज आपका ये है कि जब आप ओएमआर शीट फिलअप कर रहे होंगे ना, यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन फिलअप कर रहे होंगे, तो रैंडम क्वेश्चन में ओएमआर शीट फिलअप करने में ना आपका काफ़ी मुश्किल होता है, और यहाँ पे गलत होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए हम स्टूडेंट को यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि आप 4 फिंगर को, मतलब बुरी एंगल जो हम बोलते हैं, 4 फिंगर को आप पूरा क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 16, 17, 18, 19, 20 ए बी सी डी, तो ऐसे 4 फिंगर को पूरा डी तक लेके आइए और फिर उसको ऐसे डालिए, तो इसमें आपका बिल्कुल चांसेस होगा कि आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो। तो ये हमने आपको पूरा बता दिया कि आपको अटैम्प्ट कैसा लेना है, पैसे पेपर को पैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, इसका पूरा डिटेल्स हमने आपके साथ बना लिया। अब मैं सबके से ज़्यादा बात करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन वो है कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेटेजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 1, वो तो आप श्योर शॉट आपको पता है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। केस नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे, और केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 2 जो बनेगा वो होगा आपका डाउटफुल। आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, लेकिन आप डाउटफुल हो कि आपने वो क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा। जैसे केस नंबर मैंने पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 8-10 क्वेश्चन आपको ये आसानी से आपको दिला सकता है, 8-10 क्वेश्चन आपको आसानी से करा देगा आपको। लेकिन मैं श्योर शॉट नहीं दे सकता हूँ कि 100% पेपर आप करके आ जाएंगे इसके ऊपर। ओबियसली अगर ऐसा होता तो मैं आपको कोई कोर्स ही नहीं कर रहा था, बस ये वीडियो देके हम पूरा आप सबको सिलेक्शन करा देते। ये दैट विल मेक ए डिफरेंस ऑफ 8 to 10 मार्क्स, बस वही डिफरेंस दे सकता है और कुछ नहीं। लेकिन ये 8-10 मार्क्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है, ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि यही हमारा सिलेक्शन देने वाला है, यही हमारा जॉब देने वाला है ना सर। तो आप इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आई गेस। डाउटफुल केस में सबसे पहले अगर कहीं पे भी अगर आपका, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ केसेस मैंने बनाया, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी अगर आप ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप डाउटफुल हो, अगर आपको ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आप श्योर नहीं हो और अगर कोई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो आप नॉन ऑफ दिस के साथ आप मत जाइए। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी ऑप्शन में बी एंड सी या फिर ए एंड बी बहुत अगर ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत बी एंड सी बोलिए, फिर बहुत ए एंड बी बोलिए, फिर बहुत बी एंड डी बोलिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है, तो आप बहुत बी एंड सी के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको दिया हुआ है कि आइदर ए और बी, अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि नाइदर ए नॉर बी, अगर नाइदर नॉट दिया हुआ है, तो इसके साथ आप मत जाइए, नेगेटिव के साथ आप मत जाइए, क्योंकि चांसेस बहुत कम है यहाँ पे वो क्वेश्चन करेक्ट होने का। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, अगर कोई आपको अगर आपका आंसर नहीं पता है, और अगर वो लॉन्गेस्ट ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, 3-4 लाइन से अगर उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, और अगर आप डाउटफुल हो कि उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप लॉन्गेस्ट ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, कि उसमें आपका काफ़ी एडवांटेज देगा। आप लॉन्गेस्ट ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर उसके बाद अगर हमने बात किया, जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपको कोशिश किया कि रिजेक्शन मेथड से हमने आपको कराने के लिए कि आपको रिजेक्शन मेथड कैसे फॉलो करना है, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो जैसे कि रिजेक्शन अगर मेथड हमारा काफ़ी हेल्प करेगा, कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि ए बी सी डी, यहाँ पे अपना क्या करते हो कि हमारा जब हम एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेसफुल होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ रखा है एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हमारा वर्चुअल मेमोरी काम करता है कि हम जितना वर्ड को जितना बार पढ़ते हैं ना, हमारा फेमिलियरिटी इतना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ रखा है कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ आसाम अहोम किंगडम का पहला कैपिटल कौन सा है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि सोनितपुर, फिर आपने बोला कामरूप, फिर आपने बोला कि चराईदेव, और फिर आपने बोला कि नॉन ऑफ दिस, अगर ये ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यू नेवर गो विथ नॉन ऑफ दिस, या तो ऑप्शन ऐसे डी आ गया। और आपने जब किया तो देखा कि चराईदेव इज़ द फेमिलियर, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि चराईदेव अपने काफ़ी सबसे ज़्यादा ऑप्शन फेमिलियरिटी लग रहा है सी के साथ। अगर आपका सबसे ज़्यादा फेमिलियरिटी अगर सी के साथ लग रहा है,
तो आप आँख बंद करके आप सी के साथ जाइए, आपका ऑप्शन करेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारा वर्चुअल मेमोरी उस टाइम पे काम करता है, लेकिन हम एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाते कि वो एग्जैक्टली हमने कहाँ पे पढ़ा था, लेकिन हमारा वर्चुअल मेमोरी इतना हेल्प कर लेता है हमें कि हम उसको फेमिलियरिटी ला पाते हैं इसका। ठीक है, तो ये फेमिलियरिटी आपको लाने में ये चीज़ ज़रूर आपको मदद करेगा। फिर अगर हम यहाँ पे अगर हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर कहीं पे भी अगर आपको दो डाउटफुल होए, जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप कहने ए और सी अगर आप रिजेक्ट कर पा रहे हो, और अगर आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कोई ऑप्शन एक तुक्का मारना है, तो ऑलवेज गो विद द सेकंड ऑप्शन डी के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन डी के साथ आप तुक्का अगर मारना है, तो ऑलवेज अगर 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और अगर आपको 2 और बाकी दोनों में से कोई एक रिजल्ट सिलेक्ट करना है, तो आप सेकंड वालों के साथ आप जाइए। आप सेकंड वालों के साथ अगर जाएंगे तो आपका चांसेस ज़्यादा हो जाएगा कि क्वेश्चंस करेक्ट होने का। ये हमने 8 डिस्कस किया, फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मतलब मैं अब फिर बोल रहा हूँ कि अब मैं इसका 100% गारंटी के साथ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आपको फाइनली पूरा पेपर करने के बाद जब आएगा तुक्का मारने का, तब उस टाइम का बात कर रहा हूँ। ये कि नहीं आप पूरा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया और क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा स्टार्ट कर दिया, नहीं सर, वो आपको तुक्का ही तो मारना है ना, तो पूरा तुक्का ही मारना है, तो थोड़ा सोच के मारेंगे, बस वही है और कुछ नहीं। आप इसको मतलब ये पूरा पेपर नहीं बना सकते हो। आपको बस 5-10 क्वेश्चन में आपको कुछ मदद करेगा, बस वही है। मैंने उससे ज़्यादा नहीं बोला सर, मैंने 100% नहीं मैंने बोला कि 5 to 10% मैंने यही बोला, एंड दैट विल मेक द मोस्ट मतलब मेजर थिंग, यही हमारे पास होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल आप गाली गलौज नहीं करेंगे। ये हम आपको 5 से 10% डिफरेंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला स्ट्रेटेजी आपको सिलेक्शन दिला देगा, नहीं सर, इसे बिग नो। बस आपको तुक्का मारना है, थोड़ा सोच के मारेंगे, बस वही है। और वैसे ही तो आपका जा रहा है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे उसको मतलब सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, वही है। अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ्स। जब मैं मैथ्स पेपर बनाता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग का टीचर होने के नाते, तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता है वो भी देख लीजिए, तो उसमें मैं हेल्प कर पाऊँगा कि यहाँ पे हमने 9th तक हमने डिस्कस किया था। तो कहीं भी किसी ऑप्शन के साथ अगर आपका 0 ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन में अगर 0 दिया हुआ है, गो विथ 0। अगर किसी ऑप्शन में आपका 1 दिया हुआ है, गो विथ 1। अगर 0 और 1 का दोनों अगर दिया हुआ है, तो ऑलवेज गो विथ 0। फिर उसके बाद किसी ऑप्शन में, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 180, 190, 195, 200, देन ऑलवेज गो विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगा उसके साथ आप जाइए। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू जो लगेगा उसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है सर। फिर उसके बाद फिर हमने आपको बोला, ये मैथ्स के बारे में हम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उसके बारे में अगर हमने आपको बोला, जैसे कि मान लीजिए अगर -1, -2 +1 4, अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 2 वैल्यू अगर सेम दिया हुआ है और अगर आपका साइन उल्टा सीधा है, देन ऑलवेज गो विद द सेकंड वन, क्योंकि ये जानबूझ के आपका पहला वाला नहीं उल्टा देगा ताकि आप गलत करो। ठीक है, तो ऑलवेज गो विद द, ये ऑलवेज ज़रूरी नहीं है सर। अगर आपका श्योर शॉर्ट आंसर आ रहा है तो उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये आप तुक्का मारना है तो थोड़ा सोच के मारेंगे, बस वही चीज़ हम बार बार बोल रहे। आप इसको ओनली मीडियम नहीं बना सकते, ये बस थोड़ा हेल्प करेगा आपको और कुछ नहीं। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपका मैथ्स में नॉन ऑफ दिस आप बिल्कुल गलती से भी सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि चांसेस बहुत कम हो जाता है कि नॉन ऑफ दिस मैथ्स में आंसर लाने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, तो फिर हमने आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड, हमने आपको मैथ्स में हमने वैल्यू पुटिंग मेथड हमने करा रखा है कि वैल्यू पुट करके वैल्यू पुटिंग मेथड से आप आंसर ला सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन सही भी नहीं आ रहा है वैल्यू पुटिंग मेथड, तो वैल्यू पुटिंग मेथड अगर हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला 5 to the power n इज़ माई 25, ऑप्शन मैंने दे रखा है 1, ऑप्शन मैंने दे रखा है 2, ऑप्शन दे रखा है कि 0, ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन दे रखा है 3। तो आप बोलेंगे सर आपने बोला 0 और 1 में तो 0 पुट करके आ जाइए, आंसर तो 0, तो मेरा तो n का वैल्यू 0 होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको तुक्का मारना है तो थोड़ा सोच के मारेंगे, बस इसलिए मैंने बोला। लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में हमने आपको बोला था कि n का वैल्यू यहाँ पे आंसर तो दिया हुआ है ना, आपको n का वैल्यू पूछा है और n का वैल्यू पूछ के आपको आंसर दिया भी तो है। तो अगर n का वैल्यू अगर आपको पूछ के अगर आंसर दिया हुआ है तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। n का वैल्यू 1, तो 5 to the power 1 इज़ बाई 5, 25 नहीं हो रहा है, 1 नहीं होगा। 5 to the power 2, अगर 5 to the power 2 मतलब 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो कौन सा वैल्यू में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो आंसर इज माई बी।
तो अब यहाँ पे आप जीरो नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में आप वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस हिसाब से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पूरा 14-15 पूरा स्ट्रेटेजी था एमसीक्यू, कैसे आपको तुक्का मारना है, कैसे आपको तुक्का लगाना है, वो आपके साथ पूरा डिस्कस हमने आपके साथ किया। और फिर भी अगर कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं और भी ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। अभी फिर उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम आपके साथ इंग्लिश में तो कोई हेल्प इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि प्रीपोजिशन जैसे प्रीपोजिशन में आपको ओरिजिनल नहीं, प्रीपोजिशन का अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लेंगे आपको लग रहा है कि डिटरमाइन के साथ आपका प्रीपोजिशन टू लगना चाहिए, तो आप टू लगा के आ जाइए। आप उसमें मत सोचिए कि शायद आंसर होगा कि गलत होगा, कि हमने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ रखा है, कि हमने ऑलरेडी वर्चुअल मेमोरी में हमने सेव कर रखा है कि डिटरमाइन के साथ हमारा टू लगता है, तो आप टूल मार के आइए, आंसर हो जाएगा, सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इडियम फ्रेजेस में हम आपको हेल्प करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस आपका 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसका पूरा इसका हमारे चैनल में आप इडियम फ्रेजेस का पूरा वीडियो देख के जाना। वन टाइम जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, हमने एक ट्यूटोरियल में मैराथन क्लास लेकर कवर करवा दिया। इससे आपका पूरा प्रीवियस ईयर पूरा और ये इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस कवर हो जाएगा। मैं आपको बस इतना बोलूँगा, इडियम फ्रेजेस में नॉर्मल मीनिंग होगा, जैसे कि जैसे मैंने बोला कि ब्लैक शीप क्या है, एक शीप, मैंने बोला शीप विच इज़ ब्लैक। अगर आप बोलेंगे, ये नॉर्मल मीनिंग कभी नहीं होगा। इडियम फ्रेजेस का मतलब ही होता है कुछ लिटरली मीनिंग देना, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। तो आप वहाँ पे ब्लैक शिप का कौन सा करेंगे कि जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट, अगर किसी और इडियम फ्रेजेस में अगर लॉन्गेस्ट ऑप्शन है, तो आप लॉन्गेस्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो। वैसे ब्लैक शिप का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब होता होना है, ब्लैक शिप का मतलब हो जाएगा कि जो बहुत अचानक, मतलब छुपा रुस्तम जो हम बोलते हैं जिसको, छुपा रुस्तम ब्लैक शिप। तो ये वाला हो जाएगा। इडियम फ्रेजेस के लिए हमने आपको थोड़ा बहुत हमने हेल्प किया। और सबसे ज़्यादा अगर आपको क्लोज टेस्ट अगर आपका आ गया, तो क्लोज टेस्ट में वो वर्ड आप क्लोज टेस्ट में क्या करेंगे कि आपका ऑप्शन में जो वैल्यू दिया रहेगा ना, जो ऑप्शन में जो वर्ड दिया रहेगा, वो वर्ड को आप वहाँ पे ब्लैंक जगह पे आप जाके बैठाइए और देखिए कि वो ब्लैंक वर्ड वहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं। क्लोज टेस्ट डायरेक्टली करने मत लग जाइए, कभी भी गलत सही नहीं होगा, आपका क्वेश्चन बहुत गलत होने का चांसेस है। तो क्लोज टेस्ट में ऑप्शन जो दिया रहेगा, वो ऑप्शन अपना ब्लैंक जगह में आप वहाँ पे पुट करके देखिए कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब आप सही जा रहे हो, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ऑप्शन रिजेक्ट करके आगे बढ़िए और जो आपको सही ठीक लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। ये हमने आपका कर दिया आपका क्लोज टेस्ट, इडियम फ्रेजेस, डिटरमाइन का बात। और फिर अगर हम बात करेंगे PQRS, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। PQRS तो ये आपका पक्का ऑप्शन के साथ ही जाना है। जो ऑप्शन जैसे बता रहा है, जैसे ऑप्शन में बताया कि QRPS, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो सेंटेंस को आप QRPS के हिसाब से आप एक बार रीडिंग मारिए और देखिए ये क्या आपका मीनिंगफुल सेंस बना रहा है क्या। अगर मीनिंगफुल सेंस बना रहा है तो सही है, अगर मीनिंगफुल सेंस नहीं बना रहा है तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, फिर आप आगे ऑप्शन बढ़िए। तो 3 क्वेश्चन आपका PQRS से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने मैथ्स, GS, रीजनिंग का पूरा हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम आपके जाएंगे कि एग्ज़ाम में आपको जाना कैसे है, एक मोटिवेशन के साथ, और ये हम कंक्लूड करेंगे। आज हम ग्रेड 4 यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रेड 3 को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक था। ग्रेड 4 के लिए मोटिवेशन के लिए हम यही बोलेंगे आपको, आप जाएंगे एक बेकार बन के, लेकिन आपके सामने एक जॉब लेके आप आएंगे। ऑब्वियसली कल बोलेंगे आपको हमारा कल जॉब कौन सा मिलने वाला है। आप जैसे ही OMR शीट सबमिट करेंगे उसी वक्त ही आपका जॉब के लिए हो जाएगा। वो बात है कि उसका 2-3 महीने के बाद आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, 2-3 महीने आपका रिजल्ट मिलेगा। हमारा स्टेटमेंट हमारा बहुत एक अच्छा काम कर रहा है, हम सैल्यूट करते हैं ऐसे इनिशिएटिव। हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड हमारे CM सर ने इतना मेहनत करके पहली बार आसाम में इतना अच्छा एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसका क्रेडिट पूरा हमारे गवर्नमेंट को जाता है। ट्रूली रेस्पेक्ट एंड ट्रूली अप्रिशिएट देयर सेगासियस एफर्ट जो वो ले रहे। इस मोमेंट में लास्ट आवर्स में आप कुछ मत कीजिए, जो भी पहले पढ़ रखा है उसका शॉर्ट नोट जो पढ़ रखा है आपने, वो शॉर्ट नोट आप एक बार डेली ज़रूर एक बार ज़रूर देख के जाइए। एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटा पहले पहुंचने का कोशिश कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आज ही निकल जाइए। और फिर हम यही चीज़ बोलेंगे कि आपको ये ऐसा कोई UPSC और APSC प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, आपका जैसे ही और कोई जा रहा है। इतना कोई तोप नहीं आ रहा है यहाँ पे आपका ग्रेड 4 का एग्ज़ाम देने के लिए। और ग्रेड 4 का एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट योर लाइफ। ये ग्रेड 4 का एग्ज़ाम कोई लाइफ नहीं है सर, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। आप इसको ऑक्सीजन मत बनाइए कि अगर ग्रेड 4 नहीं मिलेगा तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चल के आ रहा था वही चीज़ चल के आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है, वही है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे में, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आसाम डायरेक्ट के बाद आपको क्या करना है वो भी हम आपके साथ आगे लेके जाएंगे।
कुछ ना कुछ लाइफ में तो ज़रूर कर लेंगे, खाली पेट तो बिल्कुल नहीं सोएंगे। तो इसके बाद में इतना टेंशन मत लीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। जो चीज़ आपने पढ़ रखा है उसी में से ही आने वाला है। आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके आप जा रहे हो, और सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी डिपार्टमेंटल में आया हुआ है आप वो करके जा रहे हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको अब यहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब कल आपका पास एग्ज़ाम पेपर होगा आपका सामने, तब आप उस टाइम पे मेरा बात याद करेंगे सर। ठीक है, आप बिल्कुल डिमोरलाइज नर्वस मत होइए। आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है इतना दिनों से, ऊपर में कोई तो बैठा हुआ है। इतना दिन का मेहनत आपका विफल नहीं होने वाला है, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना तय है। आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन गीता। तो गीता में बोलते हैं कर्मा जैसा कर्मा ऐसा फल। अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में आपको टेंशन और पैनिक और लास्ट मोमेंट में डिमोरलाइज होकर आप पेपर को ख़राब मत कीजिए सर। ये पेपर इतना अच्छा और इतना ऐसा एम्बियंस, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारा लाइफ में और नहीं आने वाला है। ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप इसको टेंशन और प्रेशर लेके आप ख़राब मत कीजिए। आप बहुत कूल जिससे जाइए, रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, प्रेयर वगैरह कीजिए। प्रेयर करके फिर आप नहा धो के आप अच्छा कपड़ा पहन के आप जाइए। एडमिट कार्ड वगैरह आज पहले पेन, ब्लैक पेन लीजिए आप। ब्लैक पेन, एक ब्लैक पेन होगा, ब्लैक पेन होगा हमारा लिंक स्मार्ट जेल का, आप एक ब्लैक पेन लीजिए। एक आप इरेजर लीजिए, एडमिट कार्ड वगैरह लीजिए। फिर आप एक डॉक्यूमेंट वगैरह, आप एक एड्रेस प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में रख लीजिए। आप मोबाइल वगैरह ये सब अगर आप साथ में ले जा रहे हैं तो ये 1 किलोमीटर बाहर दूर रखना। ये सब मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल का। मतलब पूरा आसाम में नेट कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो कर देंगे। ये पहली बार हमारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट आवर में एक बार ज़रूर देख के जाइए और बिल्कुल बिंदास जाइए। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स क्रैक दिस एग्ज़ाम। और कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जब पेपर के साथ कि आपका पेपर कैसे हुआ और कैसे क्या आपने किया, वो हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा ब्लेसिंग्स, मेरा सपोर्ट सब आपके साथ है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करके आएंगे। आप यहाँ तक अगर आप आए हो तो आप ज़रूर अच्छा आगे भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट तक हमने बहुत मेहनत किया, बहुत आपको अच्छा लगा आपका कंपनी, आपने बहुत मोटिवेट किया हमें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो आपने सपोर्ट दिखाया लास्ट 3 महीना, हमें बड़ा अच्छा लगा आपका कंपनी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना कुछ कम टाइम में एक अच्छा इन्वायरमेंट आप ऐसा एक मतलब प्लेटफॉर्म देंगे। बट एवरीथिंग आपने वो किया, सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, हमें सपोर्ट किया। वो सारा चीज़ के लिए आप सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कल एग्ज़ाम में जाइए और हमारे लिए एक ज़रूर जॉब लेके आइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।